हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया। ओके। तो आज अपन लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, ठीक है क्या? अब इंटीग्रेशन हम यूज कब करेंगे? जब नॉन यूनिफॉर्मिटी आएगी। नॉन यूनिफॉर्मिटी समझ सकते हो ना? नॉन यूनिफॉर्म चीजें आएंगी। जैसे अपने लास्ट क्लास में सिंपल सा डिस्कशन किया था अपन ने कि अपने पास एक रोड है जिसका लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा डिफाइन कर रहे हैं अपन इसको, वो वेरी कर रहा है एज अ 2 × x। ये अपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था। यहाँ पे x क्या है? x इज द डिस्टेंस अलोंग द रोड। x आपको बोला गया है यहाँ पर, x इज द डिस्टेंस अलोंग द रोड। तो जितना समझ में आता ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को देख लिया करो सर। हिंदी मीडियम वाले भी हैं इसमें। आप इसको ग्रैब कर लेंगे थोड़ा बहुत, थोड़ा आप सपोर्ट कर देना। अच्छा हिंदी मीडियम वाले का ठीक है, मुझे बताया नहीं था। हाँ कोई नहीं, मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ। ठीक है बच्चों, अपन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? अपन बोल रहे हैं कि हमारे पास एक रोड है जिसका मास डेंसिटी, इसको बोलते हैं द्रव्यमान घनत्व हिंदी में, ठीक है क्या? और ना रेखीय द्रव्यमान घनत्व, लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 2x। ठीक है ना? और इसका मतलब क्या समझे कि जो इसका मास है वो लीनियरली बढ़ रहा है। मैं बात करता हूं x क्या है यहाँ पर? x इज द डिस्टेंस अलोंग द रोड। तो जैसे जैसे हम अलोंग द रोड आगे जाएंगे वैसे वैसे इसकी लीनियर डेंसिटी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ये कांस्टेंट होता तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर लेता लेंथ से। मान लो इसका लेंथ कितना है? 10 मीटर। अगर मैं आपको बोलता कि 2 किलोग्राम पर मीटर इसकी लीनियर मास डेंसिटी है, ठीक है, कितना है? 2 किलोग्राम पर मीटर। तो 10 मीटर में कितना मास होता है इसका? 20। बहुत सिंपल, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम सीधा सीधा। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर यहां पर अगर हमें ये ऐसा नहीं दिया है तो अब क्या करते हैं? तो यहां पर एक नया टूल हम यूज करने जा रहे हैं और ये टूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। हम क्या करते हैं? हम इसके इन्फिनिटिवली स्मॉल छोटे छोटे पार्ट कर लेते हैं। मान लो अपन ने क्या किया, एक्स पे जाकर एक छोटा सा dx एलिमेंट डिस्क्राइब कर लिया। एक छोटा सा dx एलिमेंट। ये dx एलिमेंट क्या है? ये रोड का ही एक पार्ट है लेकिन बहुत छोटा है, बहुत छोटा। इसको बोलते हैं इन्फिनिटिवली स्मॉल। और कितना बोल दिया आपने इसको? dx। ठीक है, तो अगर अपन इस यहां लिख लें इसको dx को, हल्का सा मैं आपको सामने लिख देता हूं। ये अपन ने एक dx एलिमेंट उतार लिया नीचे। इसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस अपन ने कितनी बताई? x। रोड की डिस्टेंस है ना, ये रोड के अंदर ही है। जो एलिमेंट है आपका कहां है बच्चों? ये रोड के अंदर ही है। अपन ने यहां से एक डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा क्या मान लिया? dx। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा अपन ने एलिमेंट मान लिया, रोड का एलिमेंट। अब अगर अपन देखेंगे तो यहां पर लीनियर मास डेंसिटी कितनी है? लैम्बडा इंटू एक्स, 2 × x, क्योंकि हम लैम्बडा इज इक्वल टू 2x बोल रहे हैं। तो ये कितना है आपका? 2 × x। और यहां पर कितना है? ये 2x प्लस dx, है ना? क्योंकि अब थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ गई ना, ये dx थोड़ी सी बढ़ गई, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? 2x प्लस dx। लेकिन हम ये जानते हैं सर ये dx बहुत छोटा है एज कंपेरेटिवली व्हाट? x। एज कंपेरेटिवली x ये बहुत छोटा है। अगर ये बहुत छोटा है तो हम इसको नेग्लेक्ट मान लेंगे, और अगर नेग्लेक्ट मान लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? इसका मतलब सर वही लीनियर डेंसिटी हो गई जो यहां थी। इसका मतलब क्या? ये मान लें कि इस पूरे के पूरे छोटे से dx एलिमेंट की लीनियर मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है। अगर हम ये मान लेंगे यूनिफॉर्म है तो हम क्या बोलेंगे? इसका छोटा सा मास dm कितना हो जाएगा बच्चों? अगर आपके पास लीनियर मास डेंसिटी है और आपके पास लेंथ है तो क्या लेंथ को मल्टीप्लाई कर लूं लीनियर मास डेंसिटी से? तो ये हो जाएगा आपका 2x इंटू, ये क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। ये क्या है? लेंथ किसकी? उस छोटे से पार्ट की। तो मास पर यूनिट लेंथ को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या ये मुझे मास दे देगा?
तो ये अपन को मास आ गया, लेकिन ये मास किसका है? स्मॉल एलिमेंट का। ये मास किसका है बच्चों? स्मॉल एलिमेंट का। अब अपन को क्या चाहिए? अपन को टोटल मास चाहिए, है ना? टोटल मास चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, और जोड़ने का मतलब ही क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो जो ये सिंबल होता है ना सांप जैसा, है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है, ये ऐसे जो बनाते हैं अपन, है ना, इसका मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेशन। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। अब देखो, अब इसके बाद देखो, इसको बोलते हैं इनडेफिनेट, अनिश्चित समाकलन। इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समाकलन। तो ये अनिश्चित समाकलन हो गया, यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सर कहां तक जोड़ना है ये बताया नहीं हमें। कहां तक जोड़ना है इसको ये थोड़ी पता है। ठीक है क्या? ये देखो, ये टोटल डीएम डिपेंड करेगा आप कितना लेंथ जोड़ रहे हो, कितने पार्ट जोड़ रहे हो। तो अगर मैं बोलता हूं यहां से हम कितना लें? 0 से 10 मीटर, ये एक्स का लिमिट है ना। देखो, एक्स का लिमिट है 0 से 10, तो ये लिमिट लगा दी अपन ने, और जैसे लिमिट लगाई इसे हम बोलते हैं निश्चित समाकलन, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या हो गया अब? ये डेफिनेट, इसकी मतलब इसकी वैल्यू डिफाइन हो गई अब। तो ये टोटल मास हो गया एम। तो आपने कैसे निकाला इसको? 2x इंटू डी एक्स, और लिमिट ले ली हमने 0 से 10। बस x का इंटीग्रेशन कर देंगे, जो अभी हम फॉर्मूले बताएंगे x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम बोलूं x का इंटीग्रेशन बच्चों x स्क्वायर बाई 2 होता है, थोड़ी देर के लिए मान लो ऐसा होता है, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा 0 से 10, तो 2 से 2 जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 100 किलोग्राम। तो इसका मास कितना है? ये 100 किलोग्राम, है ना। जनरली क्या करता, इसमें क्या करता है, x में वो 10 पुट कर देता। ठीक है, x में 10 पुट करते, लैम्डा कितना बोलता है? 20, फिर वो किससे मल्टीप्लाई कर देता? 10 से, तो कितना होता है? 200। गलत हो गया ये, क्यों? क्योंकि आपकी लैम्डा जो है वेरिएबल है, आपने कितनी मान ली उसको? 20, जबकि ऐसा नहीं है। 20 तो 10 मीटर पे जाके 20 हुई है वो, जबकि यहां पे कितनी थी? 0। समझ में आ रहा है क्या? तो हम स्टार्ट करते हैं अब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। कैसे? जो कब कब यूज करते हैं? जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सिचुएशन आती है। नॉन यूनिफॉर्म को बोलते हैं असमरूप। समरूप नहीं हो उसे हम बोलते हैं असमरूप। ठीक है क्या? मतलब असमान। आप ये देखो कि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इसकी यूनिट मास डेंसिटी अलग अलग थी, यानी कि वो असमरूप थी, नॉन यूनिफॉर्म थी। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म चीज आती है हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। तो बच्चों, इंटीग्रेशन को आप कैसे सिंबलाइज करोगे, है ना? ये आपका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को हम किसके थ्रू दिखाते हैं? सिंपल इस तरह से दिखाते हैं। अगर मैंने ऐसे लिखा तो मैं x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं? इंटीग्रेशन कर रहा हूं। अगर मैंने ऐसे लिखा तो मैं y के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं? इंटीग्रेशन कर रहा हूं। अगर मैंने ऐसे लिखा तो मैं टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं। यानी कि जो भी मेरे पास नॉन यूनिफॉर्मिटी होगी, असमरूपता होगी, वो x में होगी, यहाँ पे वेरिएबल y होगा, यहाँ पर वेरिएबल टाइम होगा। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? हम बोलेंगे इंटीग्रेशन हो गया किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू एक्स। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू वाई। और किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है, असमरूपता है, वो किस फॉर्म में है? एक्स की फॉर्म में है, वाई की फॉर्म में, और वहां पर टाइम की फॉर्म में। इसलिए जो हम जोड़ रहे हैं तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और टाइम के रेस्पेक्ट में। अब बच्चों इसको हम बोलते हैं क्या? अगर हमारे पास लिमिट नहीं है, लिमिट का मतलब समझते हो ना? लिमिट का मतलब होता है जब हम नीचे, यहां पर ये होती है लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये बताता है जोड़ना तो है, लेकिन कहां से कहां तक जोड़ना है। समझ में आ रहा है कि अगर मैं लिमिट नहीं लगाऊं तो पता ही नहीं है कहां तक जोड़ना है, जोड़ते जाओ भाई। तो ये क्या अनिश्चित हो गया? तो इनडेफिनेट बोलते हैं इसको। इस वाले इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? व्हेन देयर इज नो लिमिट, नो आइडिया हमें कहां से कहां तक जोड़ना है, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और जहां पर लिमिट आती है उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ द इंटीग्रेशन, वन इज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड द सेकंड वन इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पे इसको दो तरह से लिखेंगे। ये हो गया आपके पास, अगर हम केवल ऐसे लिख रहे हैं, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और अगर हम ये सारी चीजें ऐसे लिख रहे हैं, है ना, तो आप देखते भी जाओ,
देखो जिसके रेस्पेक्ट में वेरिएबल है उसी की लिमिट है ये। देखो आप 0 to x 0 to y, 0 जरूरी नहीं है 0 से लिखूं मैं, है ना, कोई जरूरी नहीं है। मैं x1 और x2 भी लिख सकता हूं, मैं इसको x1 और x2 भी लिख सकता हूं, मैं इसको y1 और y2 भी लिख सकता हूं। और यहां पर अगर मैं लिखूंगा dt तो लिमिट चली जाएगी t1 से t2। तो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट भी हमेशा उसकी ही लेते हैं। ध्यान रहे, लिमिट भी उसकी लेंगे जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, और डेफिनेट इंटीग्रेशन जब आता है तो एक डेफिनेट वैल्यू को साथ में लेके आता है। इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्लियर है क्या? चलो बहुत बढ़िया। आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हम समझ चुके हैं इसको। आगे बढ़ते हैं कैसे कैसे हम फॉर्मूले लिखेंगे इसके। सबसे पहले हम फॉर्मूले पे आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों x की पावर n का, x की पावर n dx, मैंने ऐसे लिख दिया। तो देखो बच्चों ये क्या है, जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ये कौन है, साफ जो बनाया हमने इंटीग्रेशन है, ठीक है। और ये जिसका हम कर रहे हैं, क्लियर है क्या? हम x की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपके पास x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। बताओ ये c क्यों लगाया मैंने? हाँ वो तो कांस्टेंट, लेकिन लगाया क्यों? डिफरेंशिएशन करते हैं ना, क्योंकि तो ये कांस्टेंट रहा होगा ये। अब मुझे आवाज नहीं समझ में आ रही तुम्हारी, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। क्या है ये? इनडेफिनेट। इनडेफिनेट, कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की है, लेकिन सॉल्यूशन तो लिख दिया हमने यार, सॉल्यूशन तो लिख दिया ना। आपने सॉल्यूशन लिख दिया। मान लो आप 2 की पावर x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो आप? x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना चाहते हो, तो आपने लिख दिया x की पावर 3/3। लेकिन ये तो सॉल्यूशन हो गया, लेकिन ये सॉल्यूशन इनडेफिनेट है, मतलब मुझे पता नहीं है इसकी वैल्यू ये होगी कि नहीं होगी। तो साथ में क्या लिखेंगे हम? सी। ये पता नहीं क्या है, कांस्टेंट है, अननोन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है ये? अननोन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें फिक्स नहीं है, हमें नहीं पता है। तो यहां पर जब भी हमको बिना लिमिट वाला, है ना, बिना लिमिट वाला सांप दिखेगा, यानी कि इंटीग्रेशन दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक साथ में सी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? सी। सी क्या है? अननोन कांस्टेंट। सी इज अननोन कांस्टेंट। अननोन कांस्टेंट, सी इज योर अननोन कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हो गया पहले। जैसे सिंपल सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। x की पावर 3 का कितना होता है बच्चों इंटीग्रेशन? x की पावर 4/4। सिंपल है क्या? सिंपल। और इसके अंदर वैसे नहीं आएगा fx की पावर n का फॉर्मूला, वैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। वहां तो आता था डिफरेंशिएशन के अंदर, यहां बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अपन को ज्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं, सिंपल सिंपल आएंगे। दूसरा फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 बच्चों, कांस्टेंट का अगर आ जाए, किसका आ जाए? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, प्योर कांस्टेंट, जैसे 2, 3, 4, 10, 15, 20, इनका अगर आपको क्या मिल जाए? इंटीग्रेशन। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन, अब आप सुनो, सी तो ले लो आप बाहर, क्या इसको मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं? x की पावर 0 लिख सकता हूं ना। फिर क्या बन गया ये? c इंटू एक्स की पावर, इस c को c इंटू एक्स की पावर 0 + 1/0 प्लस सी डैश। ये नॉन वाला कांस्टेंट, ये तो नॉन वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। या इसको कुछ और मान लो, कंफ्यूज मत होना, इसको चाहे तो आप के मान लो, ये हमारा के है, तो के और ये हो गया आपका सी। ये के नॉन कांस्टेंट है और ये आपका अननोन। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं डायरेक्टली कि जब भी जैसे ये के डीएक्स, मुझे के डी का इंटीग्रेशन करना होता, तो क्या बच्चों में इसको के टी लिख देता?
तो डी, देखो अगर कोई कांस्टेंट है और डीएक्स साथ में है तो डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, एक्स। क्या ये एक्स बन गया ढंग से देखो, एक्स की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1। अरे ये एक्स बन गया ना। dt है तो dt का क्या बन जाएगा, t। dt का क्या बन जाएगा, t। अगर dy है तो क्या बन जाएगा, के तो बाहर ही रहेगा, dy का क्या बन जाएगा, y + c। क्लियर है। तो अगर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट को तो बोलते हैं बाहर जा, और देखते हैं यहां कौन है। यहां अगर dx है तो x लिख देते हैं, यहां अगर dt है तो t लिख देते हैं, और यहां dy है तो यहां पर y रख देते हैं। और अननोन कांस्टेंट हमेशा साथ चलता रहता है, अननोन कांस्टेंट हमेशा साथ चलता रहता है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ जाने पहचाने से आपके पास आएंगे, जैसे कि 1/x की पावर dx। इसका इंटीग्रेशन क्या बता सकते हो क्या मेरे को, बहुत बढ़िया। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, log x। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन है। अपोजिट ऑफ क्या है, डिफरेंशिएशन। यानी कि इंटीग्रेशन हमेशा अपोजिट होगा डिफरेंशिएशन का, या डिफरेंशिएशन अपोजिट होगा हमेशा किसका, इंटीग्रेशन का। तो ये 1/x बताओ किसका डिफरेंशिएशन था, तो फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे यहाँ पर। log x का डिफरेंशिएशन 1/x था, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। लेकिन साथ में हमारा दोस्त t। इसके बाद कौन, इसके बाद और देखो, अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा या e की पावर x ले लेते हैं, e की पावर x। e की पावर x का क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही बात। अगर मैं e की पावर kx लेके आ जाऊं, क्या लेके आ जाऊं, kx, तो क्या हो जाएगा, और k का क्या होगा, k डिनोमिनेटर में नीचे जाएगा। कहां नीचे जाएगा, वो न्यूमरेटर में निकल के बाहर आता, जेरॉक्स कॉपी बाहर आती थी ना। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जेरॉक्स कॉपी बाहर आती थी, यहां जेरॉक्स कॉपी नीचे जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/k इंटू e की पावर ऑफ kx प्लस c। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर दूं तो वापस मुझे यही मिलना चाहिए, मिलेगा। के बाहर आ जाएगा, के से के कट जाएगा। आपको इतना याद रखना है कि इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है, जो मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, अंदर, अंदर मल्टीप्लाई होता है, बाहर नहीं। बाहर वाला तो बाहर चला जाता है, बाहर वाला तो ये देख बाहर चला गया ना, जो बाहर था वो बाहर आ गया, लेकिन जो फंक्शन के अंदर घुसा हुआ है, समझ में आ रहा है, जो फंक्शन के अंदर घुसा हुआ है ये, इसको बाहर नहीं निकाल सकते हम। ऐसे नहीं बोले तू बाहर जा, समझ में आ रहा है, तुम्हें बाहर निकाल देगा। बोले मैं तो नहीं जा रहा बाहर, मैं तो साथ में हूं फंक्शन के। तो ये जो फंक्शन वाला है वो बाहर नहीं जाता, लेकिन उसकी जेरॉक्स कॉपी निकल कर बाहर आ जाती है। कहां जाती है, बाहर। लेकिन डिफरेंशिएशन वो जेरॉक्स कॉपी मल्टीप्लिकेशन में बाहर आती है, और इंटीग्रेशन में वो जेरॉक्स कॉपी डिवीजन में। ये हमें याद रखना है, ठीक है क्या, यह हमें, बिकॉज दीज आर रूल, रूल को हम चैलेंज नहीं कर सकते, उनको याद करें तो ज्यादा अच्छा है। तो क्या होता है, इंटीग्रेशन में वो निकल के नीचे आ जाता है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अगर मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन करता हूं बच्चों, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, देखो कभी भूल जाओ ना ये चीज, यहां से याद रखना, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो अगर मैं इधर माइनस इधर कर दूं तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बिल्कुल सही बात। तो इसको लिखेंगे माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें कॉस एक्स की, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। क्लियर है क्या, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा लोग, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अरे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन। सर वो ऊपर क्या था, अरे ऊपर था कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। फिर आपको क्या करना था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना था, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा इधर, माइनस कॉस एक्स। बिकॉज द डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमेशा अपोजिट होता है किसके, इंटीग्रेशन के नाम है तोड़ना और जोड़ना।
ठीक है, तो देखो इधर cos x का क्या हो जाएगा sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। यहां पे sin x का क्या हो जाएगा माइनस cos x, क्योंकि माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x, इसलिए sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस cos x और c बाहर आएगा। अच्छा, अगर मैं एक चीज और लिख देता यहां पर sin kx dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? हाँ, k बाहर आ जाएगा, माइनस का cos kx अपॉन c। समझ में आया क्या? जो के अंदर घुसा हुआ है ना वो कभी भी बाहर निकल के नहीं आएगा। कैसे बाहर, मतलब ऐसे नहीं इसको बाहर निकाल दो, वो वहीं रहेगा, लेकिन उसकी जेरोक्स कॉपी बाहर आएगी, उसकी जेरोक्स कॉपी। और अगर डिफरेंशिएशन हो जेरोक्स कॉपी मल्टीप्लीकेशन में बाहर आएगी, और अगर इंटीग्रेशन है तो जेरोक्स कॉपी डिवीजन में बाहर आएगी। तो यहां पर वो डिवीजन में बाहर आ रही है। ठीक, अब एक चीज और देखो यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आएगा आप लोगों के, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। बच्चों इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है क्या? ये तरीका है सॉल्व करने का। साइन स्क्वायर को अगर मैं करूंगा तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है, क्या आप जानते हो cos 2x का फॉर्मूला? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है किसका? cos 2x का। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्सचेंज कर लूं, क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर एक्स बनाना है, साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, हम कन्वर्ट करते हैं cos 2x के अंदर। तो देखना मैं कैसे करूंगा इसको, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या सब बच्चों को पता है cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स? ठीक है क्या? क्योंकि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमेशा 1 होता है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमेशा 1 होता है। तो इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैंने इसको cos स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट कर लिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में। तो क्या बन गया ये? माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, और फिर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस cos 2x बाई 2, ये चीज। तो साइन स्क्वायर एक्स को अपन अब क्या लिखेंगे? ये चीज लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे अपन 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इंटू dx। अब समझना आराम से, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 बाई 2 इंटू dx माइनस cos 2x बाई 2 इंटू dx। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे भी अलग अलग हम लिख सकते हैं। अच्छा बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 बाई 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? अभी बताया था। अरे लोग कहां से आएगा, 1 बाई 2 तो कांस्टेंट ही, तो बाहर जाएगा, और dx का x हो जाएगा। अभी तो बताया तुम लोगों को, है ना? ये देख यहां पर, ये अगर k dx है तो k बाहर हो जाता है, k का x हो जाता है, k dt है तो k t हो जाता है, k dy है तो k y हो जाता है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे? 1/2 dx, तो ये 1/2 तो प्योर कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और dx का क्या बन जाएगा? x। तो यहां लिख सकता हूं मैं 1 बाई 2 इंटू एक्स, और माइनस cos 2x, फिर ये वाला माइनस 1 बाई 2 बाहर चला जाएगा, माइनस 1 बाई 2 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx। तो बताओ बच्चों cos 2x का इंटीग्रेशन क्या लिखूं मैं? तो ये क्या बनेगा? देखो इधर dx का बन जाएगा x, तो ये हो गया 1 बाई 2 इंटू एक्स, और माइनस 1 बाई 2 एज इट इज cos 2x sin 2x बनेगा, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। तो ये क्या बनेगा? sin 2x बनेगा, लेकिन जो 2 है उसकी जेरोक्स कॉपी बाहर आएगी, और जेरोक्स कॉपी कैसे बाहर आएगी? डिनोमिनेटर के अंदर। समझ में आया कि बच्चों? तो ये बनेगा आपका फाइनल आंसर, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2, बाहर आ गया आपका x इंटू माइनस ऑफ साइन 2x बाई 2, और साथ में वो अननोन वाला कांस्टेंट c। फिर देखो, देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, केवल मैनिपुलेट कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं?
मैनुपुलेट। अब मैनुपुलेट कैसे कर रहे हैं? बिकॉज आई डोंट नो एनी फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन के अंदर, तो फिर करते कैसे हैं सर इसको? हम इसको ट्राई करते हैं साइन को कन्वर्ट करने के अंदर, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्मूले से? cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला ये याद रखना है आपको। पहली बात, दिस फॉर्मूला यू हैव टू लर्न, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, वैसे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स में, तो ये चीजें भी मैं बताऊंगा आपको, फिर भी अभी याद रख लो cos 2x क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब ये cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो आप? 1 माइनस साइन स्क्वायर x, क्योंकि हम सब बच्चे जानते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यहां से। अब इसको ऐसे लिखा तो ये cos स्क्वायर x यहां लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो अब 2 साइन स्क्वायर x को इधर ले आओ और cos 2x को उधर ले जाओ, तो क्या 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x लिखा जा सकता है? कोई बड़ी बात नहीं है। फिर साइन स्क्वायर x को ऐसे लिखा जा सकता है, और मुझे हटाना क्या था? साइन स्क्वायर x हटाना था। तो क्या साइन स्क्वायर x की वैल्यू मिल चुकी है मुझे? 1 माइनस cos 2x बाई 2 मैंने लिख दिया। अब क्या मैं अलग अलग कर सकता हूं? 1 बाई 2 dx अलग हो गया, क्योंकि dx यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई में। फिर cos 2x बाई 2 dx यहाँ पे भी आ गया। अब मैं क्या आराम से इनको इंटीग्रेट कर सकता हूं? dx का तो x ही बनेगा, dx का क्या बनेगा? x। और cos 2x इंटू dx आ गया, तो cos 2x इंटू dx आ गया, तो हम जानते हैं सर cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। कभी भी कोई कंफ्यूजन हो माइनस में, तो आप पहले ही सोच लो कि किसका इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, इसलिए cos का इंटीग्रेशन साइन। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x। ठीक है क्या? अब ये फैमिली वाला कांस्टेंट आ गया। कौन सा कांस्टेंट है ये? फैमिली वाला। और फैमिली वाला जेरोक्स कॉपी बाहर देता है, तो जेरोक्स कॉपी बाहर आएगी लेकिन डिनोमिनेटर में आएगी, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है। ध्यान रहे, इंटीग्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट निकल के बाहर आता है वो डिनोमिनेटर में आता है, तो डिनोमिनेटर में बाहर आ गया। ठीक, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या हुआ? मैंने 1/2 को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 1/2 x माइनस साइन 2x बाई 2। लेकिन ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसलिए मेरे को साथ में क्या लगाना पड़ेगा? सी। क्लियर? चलो, अब ऐसे अगर मैं बोलता cos स्क्वायर को बताओ बच्चों, तो फिर तुम्हें समझ में आ गया सर पहले तो आप इसको चेंज करो। कैसे चेंज करूं मैं? सर देखो, cos 2x क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और फिर मैं साइन स्क्वायर को हटाऊंगा, क्योंकि मुझे cos स्क्वायर लिखना है इस बार, तो cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर x, ऐसे लिख सकता हूं ना साइन स्क्वायर x को। तो क्या बना ये? cos 2x इज इक्वल टू व्हाट? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अब ये क्या बना? देखो, ये बना cos 2x प्लस 1, ये इधर आ जाएगा, और 2 cos स्क्वायर x, अब ये 2 नीचे आ जाएगा, तो cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या हो गया बच्चों? दैट इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1/2। तो यहां पे मैं फिर लिख दूंगा इसको, इट इज cos 2x प्लस 1/2 इंटू dx। किसकी वैल्यू लिखी आपने? cos स्क्वायर की वैल्यू लिखी ना, ये हमने किसकी वैल्यू लिखी? ये cos स्क्वायर की वैल्यू कहां से लिखी? यहां से मैनिपुलेट करके लाए हम, क्योंकि cos स्क्वायर का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अपन ने cos स्क्वायर को ऐसे लिख दिया। फिर अपन ने क्या किया? अलग अलग कर लिया इनको। 1/2 को बिल्कुल बाहर ले जाओ, तो क्या बनेगा? cos 2x इंटू dx प्लस dx, प्लस आएगा ना? अच्छा, ये 1/2 तो टोटल बाहर ले गया मैं। अच्छा बताओ भाई, cos 2x का क्या होगा? माइनस, अब यहां पे cos 2x नहीं, प्लस sin 2x ना, cos का ही तो कर रहे हैं। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन। कभी भी भूल जाओ, ये चीज याद रखो, मैं भी भूल जाता हूं कभी कभी, है ना। तो आपको कैसे याद रखना है किसका डिफरेंशिएशन कौन होता है? अब ये देखो, cos किसका डिफरेंशिएशन है? वो साइन का है। साइन का डिफरेंशिएशन cos है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन ही होगा, तो माइनस नहीं आएगा, sin 2x। और ये फैमिली वाला 2 है तो बाहर आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में बाहर आएगा, प्लस dx का x हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, और साथ में वो अननोन सी। सब कुछ समझ में आया क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
तो ये जो हमने बात की, सारी जो बात की, वो किसकी बात की बच्चों? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हम आ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? जिसमें हम लिमिट का यूज करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट में क्या होगा? हम क्या करेंगे? लिमिट लगाएंगे। क्या करेंगे? जैसे सुनना मेरी बात, मैंने बोला एक्स स्क्वायर डी एक्स और -1 से +1, बताओ बच्चों कितना होगा? बड़े सर क्या बात है, अभी बताते हैं। क्या एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको मालूम है? x³/3, लिमिट क्या लगाऊंगा? -1 से +1, कितना हो जाएगा? 1/3। पहले अपर लिमिट आएगी, पहले अपर लिमिट एंड देन माइनस लोअर लिमिट। समझ में आ रहा है क्या? देखो लिमिट किसकी है? एक्स की लिमिट है। तो मैं एक्स में डालूंगा पहले 1, फिर -1 डालूंगा। तो जब माइनस सेकेंड लिमिट डालते हैं तो बीच में माइनस लगाते हैं, ध्यान रहे, रूल है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट डाली मैंने 1, फिर जब लोअर लिमिट डालो तो बीच में माइनस लगा रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा? सॉल्व करेंगे इसको अपन। 1/3 प्लस दैट इज इक्वल टू व्हाट? एंड दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू। दैट इज व्हाट? फिक्स्ड वैल्यू। अब यहां पर हमें किसी भी कांस्टेंट को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इधर देखो, x³ dx, फिर वापस कर रहा हूं -1 से +1। क्या होगा बच्चों इसका? देखना इसको कैसे लिखेंगे अपन। x³ का क्या हो जाएगा? x4/4 और लिमिट -1 से +1। पहले कौन आएगी? पॉजिटिव। अपर लिमिट 1/4, फिर माइनस का 1/4/4। लेकिन माइनस की इवन पावर, माइनस की बच्चों ये ओड की, माइनस की ओड पावर थी, तो माइनस की ओड पावर माइनस ही रहेगा ना? माइनस की ओड पावर माइनस ही रहेगा। और इवन, अगर माइनस की इवन पावर है तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा? चलो बहुत बढ़िया। तो क्या मैं सीधा लिख दूं इसको? 1/4 - 1/4, क्या ये 0 हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो क्या यहां से सीधा बोल दूं इसका सॉल्यूशन 0 आया? अब मैं एक तुम्हें ट्रिक समझाता हूं, समझना अब ट्रिक यहां पर बच्चों। एक होता है इवन फंक्शन और एक होता है ओड फंक्शन। क्या होता है? एक और एक होता है ओड फंक्शन। अब ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होते हैं मैं समझाता हूं, इसको समझना। क्योंकि कई जगह तुम देखते बता दोगे सर इसका आंसर 0 आएगा, कहीं जगह है तुम देखते ही बता दोगे इसका आंसर कितना आएगा? 0। समझना। जैसे मैं बोल रहा हूं बच्चों, सबसे पहले ये कोई फंक्शन है f(x), ठीक है? कुछ भी हो सकता है, ये x³ हो सकता है, x4 हो सकता है, x², कुछ भी हो सकता है। sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, log x हो सकता है। यानी कि x के फॉर्म में कोई भी वैल्यू दे दो वो एक फंक्शन होगा। क्लियर है? अच्छा, आप सुनना ढंग से आराम से। अगर बच्चों हम x की जगह फंक्शन के अंदर क्या रख दें? -x रख दें। इसी फंक्शन में बोल रहा हूं। अगर फंक्शन के अंदर x की जगह क्या रख दें हम? और वो अपनी वैल्यू को चेंज ना करे, और वो अपनी वैल्यू को चेंज जैसे x², जैसे कौन? बहुत सिंपल एग्जांपल, x²। क्या ये x² में x की जगह में -x लग दूं तो भी क्या ये वही रहेगा? हाँ सर वही रहेगा, बिल्कुल सही बात। तो इसे हम बोलते हैं इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको अपन? इवन फंक्शन। अच्छा सर समझ में आया। तो इनको बोलते हैं हम इवन फंक्शन। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? बाद में लिख देंगे। चलो एग्जाम्पल अपन x² हो जाएगा, x4 हो जाएगा ना, ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि अगर f की जगह मैंने -x रखा और वो -fx हो गया, क्या हो गया बच्चों? -fx। एग्जाम्पल देख लो, x³। अगर x³ में मैं -x रख दूं तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये क्या x³ नहीं रहा अब? ये क्या ये -x³ बन गया? इसका मतलब ये अब वो नहीं रहा जो ये था। तो ऐसे फंक्शन जो अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू -x, वो कहलाते हैं आपके ऑड फंक्शन।
समझ में आ गया? अगर वेरिएबल को नेगेटिव डाल दें किसी भी फंक्शन में और वो अपनी पूरी वैल्यू को नेगेटिव कर ले तो वो फंक्शन कहलाते हैं आपके ऑड फंक्शन। तो ये कहलाएगा आपका ऑड फंक्शन। तो बच्चों नाम मालूम चल गया? ऑड फंक्शन। जैसे मैं आपको बोलूं ना साइन थीटा, साइन थीटा कौन सा फंक्शन है? ये ऑड है या इवन है? नहीं 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 नहीं, ये ऑड है। अगर साइन माइनस थीटा रखा जाए तो ये माइनस साइन बाहर निकाल देता है, ऐसे करके माइनस साइन थीटा क्या कर देता है? ये बाहर निकाल देता है, तो ये बन जाता है माइनस साइन थीटा। नहीं मालूम था? आज जानो। और ये जो कॉस है ये बहुत प्यारा वाला है, अगर इसको दे दें माइनस थीटा तो ये उस माइनस को खा जाता है, ऐसे माइनस को खा जाता है। तो कॉस थीटा जो है वो एक इवन फंक्शन है और साइन थीटा जो है वो एक ऑड फंक्शन है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये याद रखना, काम की चीजें देखते बता दोगे कहां पे इंटीग्रेशन जीरो होगा, है ना? तो जहां दिखे ऑड फंक्शन वहां इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो, जहां दिखे इवन फंक्शन। अब समझना, देख मैं पीछे पे आता हूं वापस। समझ में आया कि तुम लोगों को ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है? है ना? चलो हिंदी में बोलेंगे सम और सम फलन। फंक्शन को बोलते हैं फलन, और सम फलन यानी कि इवन फंक्शन, और विषम फलन, है ना? अब इधर देखो तुम लोग, आराम से देखना सब बच्चों, ये जीरो आया ना? ये जीरो नहीं आया। देखना मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वाइस 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx। ये देखो क्या किया मैंने बच्चों, देखो क्या किया मैंने, लिमिट ही चेंज कर दी, लिमिट ही चेंज कर दी। अगर कोई इवन फंक्शन है मेरे पास, क्या ये इवन फंक्शन है? अगर इवन फंक्शन में इक्वल एंड अपोजिट लिमिट आ रही है, बहुत मिलेंगे हमको, बहुत क्वेश्चन में मिलेंगे हमको जब हम जाएंगे आगे। जब भी हमारे पास इवन फंक्शन के अंदर इक्वल एंड अपोजिट आता है तो उसमें हम उसकी लिमिट को चेंज करके ट्वाइस 0 से 1 कर लेते हैं और आंसर वही आएगा। इसको मैंने ऐसे कर लिया, बोलो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3, तो ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से 1, तो क्या ये वही बन गया 2/3? क्या बन गया ये? 2/3। और यहां पर ये क्या है? ऑड फंक्शन। जब भी ऑड फंक्शन में लिमिट, जब भी ऑड फंक्शन में लिमिट इक्वल एंड अपोजिट आएगी वो आंसर क्या देगा? कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल देंगे जीरो। तो मैं क्या बच्चों ऐसे लिख दूं फाइनली आप लोगों को, क्या कि इफ वी हैव अ इवन फंक्शन fx dx minus a2 plus a, can I write this thing like that, twice of 0 to a fx dx? ये कब लिख सकता हूं? fx क्या है? इवन फंक्शन। अगर fx इवन फंक्शन होगा तो आप लिमिट ट्वाइस 0 to a fx dx कर सकते हो, लेकिन अगर मैं बोलूं ये सीधा जीरो तो इसका मतलब fx क्या है? ऑड फंक्शन। ये टाइम बचाएगा हमको। जैसे मैं आपको बोलूं ना कि साइन थीटा डी थीटा लिमिट -π/2 से +π/2, लिमिट -π/2 से +π/2 कितना होगा? ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, हमें कोई सॉल्व करने की इसकी जरूरत नहीं है। मैंने बोला v इज इक्वल टू, मैंने ऐसे बोला 0 से π/2, सॉरी -π/2 से +π/2 cos थीटा डी थीटा। क्या आएगा इसका? आप बोलोगे सर इसको ऐसे लिख लो, ट्वाइस 0 से π/2 इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी बताओ? बहुत बढ़िया। तो क्या ये ट्वाइस साइन थीटा हो गया बच्चों, और लिमिट क्या होगी इसकी? 0 से 90। तो 0 तो साइन 0 0 होता है, पक्का है ना? साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। तो इसका आंसर क्या 2 आ गया, क्योंकि हम लिखेंगे इसको 2 साइन π/2 माइनस साइन 0।
आया कि नहीं आया? फिर से बताओ। अच्छा, एक स्टेप में ऐसा देखो, मेरी बात सुनो, ये 2 साइन यहां तो क्लियर है ना तुम लोगों के यार? इधर देखो, ये तो क्लियर है ना? क्या कॉस थीटा एक इवन फंक्शन है? अभी तो बताया खा जाता है वो नेगेटिव साइन को। तो कॉस क्या है? एक इवन फंक्शन। अच्छा, इवन फंक्शन है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब कॉस थीटा का इंडिकेशन क्या होता है बच्चों? तो कॉस थीटा का इंडिकेशन साइन थीटा होता है, तो मैं सीधा इंडिकेशन लिख देता हूं उसका। तो ये हो गया ट्वाइस साइन थीटा, और ये हो गया आपका 0 से पहले अपर लिमिट आएगी, तो इसको ऐसे लिखोगे साइन पाई बाई 2, फिर लोअर लिमिट जाएगी साइन 0। अच्छा, साइन 0 0 होता है क्या? और साइन पाई बाई 2 1 होता है? तो आंसर क्या आ जाएगा सीधा इसका? समझ आया क्या? तो अगर इसका पूछेंगे तो मैं तो कैलकुलेट भी नहीं करूंगा भाई, जिसको करना है कर लो, टाइम लगेगा, आ जाएगा 0 ही आएगा आंसर, ठीक है क्या? लेकिन मैं टाइम बचाऊंगा, सीधा क्या बोल दूंगा, जब भी ऐसा इंटीग्रेशन आएगा मैं सीधा बोलूंगा इसको कितना? 0। क्लियर है? तो आज अपना 2 बजे तक की क्लास था, तुम जल्दी खाना खा लिया करो भाई, टाइम क्यों वेस्ट करते हो? हैं, ज्यादा मजे ले लेके खाते हो क्या? सब मिल बांट के। अच्छा, तेरा बता क्या है? चलो कल करते हैं सेम टाइम पे, जल्दी 2 बजे सब है ना क्लास में आ जाना, ठीक है? और आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना, कल 2-4 मेथड और बताऊंगा, इंटीग्रेशन क्लॉज करेंगे, उसके बाद हम फिर दूसरी टूल पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।